ये वाहक होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन कण है जो एक तरफ से अणुओं को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। इनको हम वाहक अणु कहते हैं जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है वास्तव में। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। मैं डॉक्टर ब्रजेश लवानिया, आपका बॉटनी मेंटर, हाजिर हुआ हूं एक बार नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, या हिंदी में कहते हैं इसको अपन झिल्ली का परिवहन। देखिएगा, जब भी हम कोशिका पढ़ रहे होते हैं तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के परिवहन की बात करते हैं। इससे होने वाले जो परिवहन होते हैं उन परिवहनों में हम तीन प्रकार के परिवहन पढ़ते हैं प्रमुख रूप से। इनमें एक है सरल विसरण, दूसरा है सक्रिय परिवहन और तीसरा है सुसाध्य विसरण। देखिएगा, ये जब परिवहन हम पढ़ते हैं तो इनके बीच में कई सारे अंतर हम पढ़ते हैं कि इनमें से किस में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, किस में वाहक का उपयोग हो रहा है, कौन सा सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश हो रहा है, कौन सा सांद्रता प्रवणता के अनुदिश हो रहा है, कौन सा यादृच्छिक क्रम में हो रहा है, कौन सा चयनात्मक क्रम में हो रहा है, कौन सा ऐसा है जो सजीव माध्यम में हो रहा है, कौन सा है जो निर्जीव माध्यम में हो रहा है, किस में दर संतृप्तता पाई जाती है। ये बहुत सारे आधारों पर हम इनको विभेदित करते हैं, लेकिन इन सभी को हम जनरली रटते रहते हैं और रटी हुई बातों को कई बार हम भूल जाते हैं। तो आज मैं ऐसी ट्रिक्स के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं जिसके बाद आप इनको न सिर्फ आसानी से समझ पाएंगे बल्कि इनको ताउम्र याद रख पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस लेक्चर में अंत तक, और नीट के लिए कम से कम एक प्रश्न आप तैयार करके ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिएगा, बात करते हैं यहां पर अपन इन परिवहनों की। तो आपको जब भी कोई परिवहन पढ़ना है तो उस परिवहन में आपको ये बात याद रखनी है केवल कि उस परिवहन में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, या उस परिवहन में वाहक का उपयोग हो रहा है, या उस परिवहन में दोनों का उपयोग हो रहा है, या दोनों में से किसी का भी उपयोग नहीं हो रहा। तो इन बातों से हम बाकी के जो रेस्पेक्ट हैं उनको कैसे समझेंगे, कैसे लिंक करेंगे, ये भी आप तक पहुंचाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ऊर्जा यानी एटीपी। वाहक क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। वाहक होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन कण है जो एक तरफ से अणुओं को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। इनको हम वाहक अणु कहते हैं जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है वास्तव में। तो देखिएगा, चाहे हम वाहक की बात करें चाहे ऊर्जा यानी एटीपी की बात करें, ये दोनों ही चीजें केवल और केवल सजीव माध्यम में ही संभव है, यानी कोशिका के अंदर ही संभव है। तो जिस भी परिवहन में इन दोनों का उपयोग हो रहा हो या इन दोनों में से किसी एक का उपयोग हो रहा हो, वो परिवहन केवल और केवल सजीव माध्यम में ही हो सकता है, निर्जीव माध्यम में संभव नहीं होगा। परंतु यदि किसी परिवहन में इन दोनों में से किसी का भी उपयोग नहीं होता तो वो परिवहन सजीव माध्यम के साथ साथ निर्जीव माध्यम में भी संभव हो जाएगा। देखिएगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने मान लीजिएगा अपने कपड़े पर यहां परफ्यूम लगाया, ये परफ्यूम दूसरे व्यक्ति को भी सूंघने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये परफ्यूम के कण मेरे शरीर से निकल के विसरित होकर के दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। ये एक सरल विसरण है जिसमें ना तो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है और ना वाहक का उपयोग हो रहा। तो ये निर्जीव माध्यम में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वहीं पर मैं एक और परिवहन आपको बताता हूं जिस परिवहन का नाम है, जैसे हमने सांस अंदर ली तो हम जानते हैं हमारे लंग्स में जो O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं और जो CO2 मॉलिक्यूल होते हैं वो लंग्स से बाहर आ जाते हैं और हम उनको बाहर निकाल देते हैं श्वास के द्वारा। तो देखिएगा, यहां पर जो कोशिकाओं के अंदर परिवहन हुआ O2 और CO2 का, वो परिवहन भी सरल विसरण था। अब वो कोशिका के अंदर भी हुआ तो वो भी सरल विसरण है, उसमें भी ऊर्जा और वाहक का उपयोग नहीं हो रहा। और जो मेरे शरीर से जो परफ्यूम के कण निकले वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का सरल विसरण है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये इस प्रकार के जो कणों का विसरण होता है, सरल विसरण होता है, वो दोनों ही जगहों पर पॉसिबल है, सजीव माध्यम में और निर्जीव माध्यम में। चलेगा, अब आगे बात करते हैं। तो यदि किसी भी परिवहन में वाहक का उपयोग हो रहा है तो वो परिवहन सदैव हमेशा किस प्रकार से होगा? चयनात्मक रूप में होगा। चयनात्मक रूप का मतलब क्या होता है? चयनात्मक रूप का मतलब यह है भैया जी कि जिस
कण के वाहक उपयोग हो रहे होंगे, केवल वही कण परिवहित हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। जैसे मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है तो कैल्शियम आयन का परिवहन उनसे नहीं हो सकता, हाइड्रोजन आयन का परिवहन उससे नहीं हो सकता। यदि कैल्शियम पंप काम कर रहा है तो सोडियम पोटेशियम का परिवहन नहीं हो सकता। मींस इस प्रकार की प्रकृति को हम क्या बोलते हैं? चयनात्मक प्रकृति कहते हैं। वहीं पर हम और आगे की बात करें तो एक और बात बता दूं मैं आपको, यदि किसी परिवहन में मान लो वाहक का उपयोग नहीं हो रहा तो वो परिवहन यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली हो जाते हैं। यानी एक मेम्ब्रेन के एक तरफ CO2 है, एक तरफ O2 है, एक तरफ नाइट्रोजन है, एक इधर ज्यादा है तो उसके कण इधर से इधर जाएंगे, जो इधर ज्यादा है उसके कण इधर से इधर आएंगे। उसमें कैरियर चूंकि इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो सारे कण एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, अपनी ज्यादा मात्रा से कम की तरफ। उन्हें वाहक से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे रैंडम मैनर यानी यादृच्छिक रूप कहते हैं। अब आगे की बात करें तो यदि किसी परिवहन में वाहक का उपयोग हो रहा है तो उस परिवहन की एक और खास बात है, चूंकि वाहक बने होते हैं प्रोटीन के और प्रोटीन विष पदार्थ प्रोटीन को कार्य करने से रोक देते हैं। यानी हमने किसी परिवहन के ऊपर प्रोटीन विष पदार्थ डाले तो यदि उसमें वाहक का उपयोग हो रहा है तो वो वाहक को काम करने से रोक देंगे, यानी वो मंदित हो जाएंगे, वो परिवहन रुक जाएंगे। यानी जिन भी परिवहन में वाहक का उपयोग होगा उनके ऊपर प्रोटीन विष पदार्थ डालने से वो रुक जाते हैं। लेकिन जिनमें वाहक का उपयोग नहीं होता उनके ऊपर प्रोटीन विष पदार्थों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। आगे बात करें, जो भी परिवहन सजीव माध्यम में होते हैं तो सजीव माध्यम की क्रियाओं को हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो जिन भी परिवहन में ऊर्जा का उपयोग हो रहा हो या वाहक का, यानी जो सजीव माध्यम में हो रहे होंगे उनके ऊपर हार्मोन का नियंत्रण भी होगा। आगे बात करें तो जिन परिवहन में वाहक उपयोग होते हैं उनमें दर संतृप्तता पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको समझना आवश्यक है, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको समझने से पहले समझिएगा आप दर संतृप्तता से पहले दर क्या होती है। दर का मतलब है प्रति इकाई समय में परिवहित होने वाले कणों की संख्या को हम दर कहते हैं। अब दर का संतृप्त होना मतलब क्या है? दर का एक निश्चित सीमा से ज्यादा न बढ़ना, इसको बोलते हैं हम दर संतृप्तता। तो देखिएगा, यदि किसी भी जगह पर किसी मेम्ब्रेन में किसी भी कण के वाहक 100 हैं तो अधिकतम वहां कितने कण एक बार में दूसरी तरफ जा सकते हैं? केवल और केवल 100, उससे ज्यादा नहीं जा, कम तो जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसका मतलब इनकी क्या हो गई? दर संतृप्तता हो गई। लेकिन जिन कणों के परिवहन के लिए किसी वाहक का उपयोग नहीं हो रहा तो उनकी संतृप्तता नहीं होगी। मतलब वो कण जैसे जैसे आप उनकी मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उनके विसरण की दर बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने एक बार परफ्यूम का स्प्रे डाला तो मेरे शरीर से वाहक जो अणु का परिवहन हो रहा है वो परिवहन थोड़ी सी मात्रा में होगा। मैंने 2 बार परफ्यूम लगाया तो और ज्यादा कणों का परिवहन होगा, 3 बार परफ्यूम लगाया और ज्यादा परिवहन होगा, 4 बार लगाया और ज्यादा होगा। मींस जितनी मैं मात्रा अपने शरीर के ऊपर परफ्यूम के कणों की बढ़ाता जाऊंगा उतना ही परिवहन की दर और बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इस बात को और अपन आगे लेकर के चलते हैं। मतलब जिनमें वाहक का उपयोग होता है उनमें दर संतृप्तता हो जाती है, लेकिन जिनमें वाहक का उपयोग नहीं होता उनमें दर संतृप्तता नहीं पाई जाती। अब आगे बात करते तो एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर जानना जरूरी है। यदि किसी परिवहन में वाहक का उपयोग हो रहा है तो दर संतृप्तता तो उसमें होगी ही, प्रोटीन पॉइजन से भी वो प्रभावित होंगे यानी मंदित हो जाएंगे। अब हम ऊर्जा पर आ जाएं तो यदि किसी परिवहन में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तो वो परिवहन सदैव सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश होंगे। अब इस बात को भी समझ लीजिएगा। पहले सांद्रता प्रवणता होता क्या है? प्रवणता का मतलब होता है अंतर। सांद्रता प्रवणता का मतलब सांद्रता में अंतर, यानी एक तरफ मात्रा ज्यादा है और एक तरफ कम है तो हम कहेंगे इसमें अणुओं की सांद्रता प्रवणता है। अब देखिएगा 2 प्रकार के परिवहन हो सकते हैं। या तो ज्यादा से अणु कम मात्रा की तरफ आए तो इसे बोलेंगे सांद्रता प्रवणता के अनुदिश। लेकिन यदि कम मात्रा से अणु ज्यादा मात्रा की ओर जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश।
यानी परिवहन दो प्रकार के होंगे, सांद्रता प्रवणता के अनुदिश और सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश। यदि किसी भी परिवहन में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तो वो सदैव सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश ही गमन करेगा, लेकिन यदि उसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा तो वो हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुदिश ही आएगा, वो प्रतिदिश नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान से समझ लेना। इसमें एक और बात जान लीजिएगा, जो अणु सांद्रता प्रवणता के अनुदिश गति करते हैं यानी ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो कम मात्रा बढ़ेगी और ज्यादा मात्रा कम होगी। एक समय ऐसा आएगा दोनों तरफ सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी। यानी जो सांद्रता प्रवणता के अनुदिश होने वाले परिवहन है वो एक समय ऐसा आता है वो सांद्रता प्रवणता को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मात्रा बराबर कर देते हैं। अर्थात इन परिवहनों को होने के लिए पहले से सांद्रता प्रवणता होना अनिवार्य है, क्योंकि सांद्रता प्रवणता को घटाते हैं। लेकिन जो परिवहन जिनमें ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जो सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश हो रहे हैं, वो क्या है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादा वाला और ज्यादा हो जाएगा, कम वाला और कम हो जाएगा, यानी सांद्रता प्रवणता और बढ़ती चली जाएगी, यानी ये प्रवणता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप केवल ऊर्जा और वाहक के प्रयोग को ही ध्यान में रख करके इन सारी बातों को देख सकते हैं और इन सारी बातों को लिंक कर सकते हैं। अब देखिएगा ये बातें आपको कितनी समझ आई। ये मैंने यहां पर तीनों प्रकार के परिवहन में आपको विभिन्न जो मैंने रेस्पेक्ट होते हैं उनके साथ में इनको समझाया है। यहां पर देखते हैं एक एक करके अपन उनकी बातें करते हैं, ध्यान से समझ। सबसे पहले मैं बात करता हूं सरल विसरण की। तो सरल विसरण में सबसे पहले समझ लीजिएगा एटीपी का उपयोग नहीं होता। सरल विसरण के अंदर एटीपी का उपयोग नहीं होता। ऊर्जा का उपयोग भी नहीं होता। तो देखिएगा ना तो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है इसमें और ना ही एटीपी का उपयोग हो रहा है। अब बाकी की बातों को आप लिंक करिएगा। अब बात करते हैं माध्यम की प्रकृति। ये सजीव माध्यम में होंगे या निर्जीव में, तो मैंने बताया जब किसी का भी उपयोग नहीं होता तो वो सजीव माध्यम में भी हो सकते हैं और निर्जीव माध्यम में भी हो सकते हैं। यानी ये माध्यम की प्रकृति इनकी सजीव भी होगी और निर्जीव भी होगी, यानी दोनों ही प्रकार के माध्यम में ये परिवहन संभव है। ओके, अब अपन बात करते हैं परिवहन की प्रकृति की। तो इनमें चूंकि वाहक का उपयोग नहीं हो रहा तो ये परिवहन यादृच्छिक रूप में होंगे या चयनात्मक रूप में। तो चयन करने वाला तो है ही नहीं, चयन कौन करता है, वाहक। तो ये यादृच्छिक रूप में होंगे। ये किस रूप में होंगे, यादृच्छिक रूप में होंगे। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, ये समझ लीजिएगा, ये रैंडमली होंगे। अब अपन बात करते हैं सांद्रता प्रवणता। तो चूंकि इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा तो कम से ज्यादा की तरफ तो जा ही नहीं सकते, यानी ये ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, यानी प्रवणता के अनुदिश जाएंगे। इनकी गति प्रवणता के अनुदिश होगी। अनुदिश का मतलब क्या होता है, प्रवणता में ज्यादा से कम की ओर, यानी ये क्या काम करेंगे, धीरे धीरे प्रवणता को समाप्त कर देंगे। आगे देखिएगा प्रोटीन विष पदार्थों का इनके ऊपर कैसा प्रभाव होगा। चूंकि इनमें वाहक है ही नहीं तो प्रोटीन विष पदार्थ इनको प्रभावित नहीं कर सकते, तो इनमें कोई प्रभाव नहीं होगा। आगे बात करें तो दर संतृप्तता की बात करेंगे। दर संतृप्तता की बात करेंगे तो इनमें चूंकि वाहक नहीं है तो इसीलिए इनमें दर संतृप्तता नहीं होगी। अब आगे बात करें इसमें उदाहरण की, तो देखिएगा जल का जो गमन होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑस्मोसिस यानी परासरण या विसरण। तो विसरण और परासरण दोनों ही गतियां, चाहे गैसों का विसरण हो चाहे जल का परासरण हो, ये दोनों ही गमन कैसे हैं, ये सरल विसरण के द्वारा होते हैं। यानी परासरण और गैसों का विसरण, गैसों का विसरण, ये दोनों ही कैसे होंगे, ये सरल विसरण में आएंगे। अब आगे बात करते हैं हम अगले परिवहन की, ध्यान से समझिएगा। उस परिवहन का नाम है सक्रिय परिवहन। अब देखिए सक्रिय परिवहन में क्या होता है, सबसे पहले ऊर्जा और वाहक के ऊपर ध्यान देंगे। तो इसमें ऊर्जा का उपयोग भी होता है
और वाहक का उपयोग भी होता है, दोनों का उपयोग होता है। अब देखिएगा इसमें आगे के पॉइंट्स को समझिएगा ध्यान से। अब इसमें वाहक और ऊर्जा दोनों का उपयोग हो रहा है, तो इसके माध्यम की प्रकृति कैसी होगी? सिर्फ सजीव माध्यम में ही संभव होंगे, ये निर्जीव माध्यम में संभव नहीं होंगे। चूंकि इसमें वाहक उपयोग हो रहे हैं तो ये चयनात्मक रूप में होंगे या यादृच्छिक रूप में? चयनात्मक रूप में। क्यों? क्योंकि वाहक जो चयन करते हैं और वाहक क्या करते हैं? चयन करके ही अणुओं का परिवहन करते हैं। तो ये कैसे रूप में होंगे? चयनात्मक रूप में होंगे। आगे बात करते हैं, इसमें ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। मैंने बताया ऊर्जा का उपयोग कोशिका तभी करती है जब उसको कम मात्रा से ज्यादा की तरफ ले जाना हो, यानी कम मात्रा से ज्यादा की तरफ जाने को क्या बोलते हैं? प्रतिदिश परिवहन, यानी सांद्रता प्रवणता के प्रतिदिश होंगे ये परिवहन। कैसे होंगे? प्रतिदिश परिवहन होंगे। आगे देखें तो इनके ऊपर प्रोटीन विष पदार्थों का प्रभाव होगा क्या? बिल्कुल, वाहक भाग ले रहे हैं तो वाहकों को काम करने से रोक देते हैं प्रोटीन विष पदार्थ, यानी ये क्या हो जाएंगे? ये मंदित हो जाएंगे। बताइए इनमें दर संतृप्तता होगी? बिल्कुल, क्योंकि वाहक का उपयोग हो रहा है और वाहक जिसमें भी भाग लेते हैं उसमें दर संतृप्तता पाई जाती है, यानी इनमें दर संतृप्तता होगी। याद रखना आसान है इसके उदाहरण, जितने भी आयनिक परिवहन होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम आयन पंप, पोटेशियम आयन पंप, सारे के सारे कैसे होते हैं? सक्रिय परिवहन होते हैं, यानी आयनिक परिवहन। जितने भी आयन के परिवहन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो सभी सक्रिय परिवहन के द्वारा परिवहित होते हैं। अब देखिएगा अगले परिवहन की बात करता हूं जिसका नाम है सुसाध्य विसरण। ये दोनों से ही समानता व्यक्त करता है, ये सरल विसरण से भी समानता व्यक्त कर रहा है और ये सक्रिय परिवहन से भी समानता व्यक्त कर रहा है। ध्यान से समझिएगा कैसे। इसमें एटीपी का उपयोग तो नहीं होता, लेकिन इसमें वाहक का उपयोग होता है। अब देखिएगा एक रूप में तो ये सरल विसरण जैसा है और एक रूप में ये सक्रिय परिवहन जैसा है। अब आगे की पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। चूंकि इसमें वाहक का उपयोग हो रहा है तो माध्यम की प्रकृति कैसी होगी? केवल सजीव। क्यों? क्योंकि वाहक भी केवल और केवल सजीव माध्यम में ही मिलते हैं, तो ये सिर्फ सजीव माध्यम में ही हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन, परिवहन की प्रकृति कैसी होगी? तो वाहक ही तो चयन करते हैं, यानी किस रूप में हो पाएंगे? चयनात्मक रूप में, यानी ये चयनात्मक रूप में इनका परिवहन होगा। आगे बात करें तो सांद्रता प्रवणता, तो मैंने क्या बोला? जब ऊर्जा का उपयोग होगा तभी वो प्रतिदिश जा सकते हैं, जब तक ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा तब तक वो प्रतिदिश नहीं जा सकते, यानी केवल और केवल अनुदिश परिवहन होगा। यानी कैसे जाएंगे? अनुदिश परिवहन के द्वारा परिवहित होंगी, यानी ज्यादा सांद्रता से ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ परिवहित होंगे। इनके ऊपर प्रोटीन विष पदार्थ का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वाहक प्रोटीन के बने होते हैं और इनको प्रोटीन विष पदार्थ काम करने से रोक देते हैं, यानी ये मंदित हो जाएंगे। किसके द्वारा? प्रोटीन विष पदार्थों के द्वारा। आगे बात करें दर संतृप्तता, तो मैंने बताया था जिसमें भी वाहक का उपयोग होगा उसके अंदर दर संतृप्तता पाई जाएगी, यानी दर संतृप्तता इसमें होगी। आगे बात करें तो इसमें उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए ग्लूकोज का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, सुक्रोज फ्रक्टोज का परिवहन। ये परिवहन हमेशा जब तक सांद्रता प्रवणता के अनुदिश होते हैं तब तक ये परिवहन किसके द्वारा परिवहित होते हैं? तब तक इन परिवहनों का, इन पदार्थों का परिवहन सुसाध्य विसरण के द्वारा ही होता है। जैसे ग्लूकोज का परिवहन, जैसे फ्रक्टोज का परिवहन। ये परिवहन जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं? ये परिवहन सदैव सुसाध्य विसरण के रूप में ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको सारी बातें आज समझाई। केवल ऊर्जा और वाहक के उपयोग के द्वारा ही देख करके आप ये बता सकते हैं कि बाकी जो रेस्पेक्ट हैं उनमें इनके बीच में अंतर क्या होंगे। तो देखिएगा आज के लेक्चर में आपने इन झिल्लिका परिवहन के बारे में पढ़ा। अब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।